किसी भी प्रकार के सरकारी जॉब का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, तो आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बताएंगे जहाँ से आपको सरकारी जॉब के अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे क्वेश्चंस 100% है कि आएगा ही। ठीक, तो ये वीडियो जो हम चलाएंगे इसको आप पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ के देखने के बाद आप अगर एग्ज़ाम में अगर बैठते हैं तो कंप्यूटर से जितना भी क्वेश्चंस आएगा सभी का सभी सॉल्व हो जाएगा। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ रियलिटी में ये हम पूरी सीरीज देख लेंगे तो मेरा जो एग्ज़ाम का तैयारी कंप्यूटर के लिए फिर दूसरा जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही आपका पूरा का पूरा तैयारी हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं सुजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम आपको लेके आए हुए हैं कंप्लीट कंप्यूटर फंडामेंटल कोर्स, जहाँ से आप देखकर और देखने के बाद आप किसी प्रकार के जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे कंप्यूटर से जो क्वेश्चंस आता है तो वो आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। हाँ, और चैनल पे यदि आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्यूटर से संबंधित जानकारी दिया जाता है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल। देखिए फंडामेंटल में हमको क्या क्या सीखना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आपके पास ये यूनिट बाय यूनिट करके वीडियो आएगा, ठीक है, और यूनिट बाय यूनिट करके जो वीडियो आएगा प्रत्येक वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देखने के बाद होगा ये कि आपका प्रत्येक एक जो क्वेश्चंस कंप्यूटर से आने वाला होगा उसका कवर हो जाएगा। वैसे इस वीडियो में हम आपको विस्तार से थोड़ा बता देते हैं, इसके बाद वाला वीडियो में हम इतना डिटेल से ये वीडियो के बारे में हम नहीं बताएंगे, डायरेक्ट टॉपिक पे ही बात करेंगे। तो कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में जानेंगे। फंडामेंटल के बारे में क्या क्या जानेंगे, जैसा कि आपको फंडामेंटल के बारे में सबसे पहले यूनिट बाय यूनिट करके आएगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होता है और इसके बारे में हम समझाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न पीढ़ी जो जनरेशन किस प्रकार से है, कंप्यूटर सिस्टम जो कितने प्रकार के होता है, या कंप्यूटर सिस्टम में जो मेमोरी होता है मेमोरी कितने प्रकार के होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, उसके बाद फ्लोटिंग डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें पेन ड्राइव किस प्रकार से काम करता है, ये सारे जानकारी आपको हम बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे सॉलिड स्टेट लिक्विड के बारे में, एसएसडी के बारे में। उसके बाद फिर आपको हम बताएंगे फंडामेंटल में नेक्स्ट यूनिट आएगा, ठीक है, वैसे यूनिट बाय यूनिट करके आएगा, आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद फिर आपको हम बताएंगे कि कंप्यूटर सिस्टम में विभिन्न इनपुट डिवाइस क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है और किस प्रकार से काम करता है, मॉनिटर क्या है, मॉनिटर कितने प्रकार के हैं, उसी प्रकार से हम बताएंगे मॉनिटर में जो इस्तेमाल होने वाले जो जितना भी उसमें सामान सब होता है प्रत्येक कंपोनेंट के बारे में, प्रिंटर के बारे में बताएंगे और उसके प्रकार के बारे में, उसके बाद प्लॉटर के बारे में। इस प्रकार से ही आएगा साउंड कार्ड क्या है और किस प्रकार से हम लोग स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, स्पीकर क्या है। फिर नेक्स्ट यूनिट में आपको बताएंगे सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, बिना सॉफ्टवेयर के हम कंप्यूटर चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं, सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में बताएंगे। फिर आपको हम बताएंगे इसके बाद हम आपको बताएंगे कि सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में। उसके बाद सॉफ्टवेयर में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्रामिंग किस प्रकार से होता है, उसका बाद लैंग्वेज ट्रांसलेशन किस प्रकार से होता है, उससे क्या समझते हैं, ये पूरी जानकारी हम बताएंगे। बोले तो जितना आपका जॉब से जो क्वेश्चंस आएगा एप्लीकेशन के बारे में वो सभी के बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। बता दिए ना कि ये वीडियो प्रत्येक अगर आप देख लीजिएगा तो उसके बाद आपको कहीं से देखने का कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद कंप्यूटर के कोडिंग सिस्टम के बारे में बताएंगे, उसके बाद नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आएगा उसके बारे में हम कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन के बारे में बताएंगे, उसका उपयोग किस प्रकार से होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस किस प्रकार से होता है। उसके बाद फिर बताएंगे कम्युनिकेशन के कौन कौन से कंपोनेंट होता है। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन के प्रकार के बारे में, ये प्रत्येक के बारे में हम आपको बताएंगे। जितना भी देख रहे हैं नेटवर्क वगैरह जितना भी, ये सभी के बारे में हम आपको बताएंगे पूरी डिटेल से, डॉस वगैरह के बारे में। ठीक, ये पूरी जो आपको दिखाई यहाँ पे दे रहा है ये प्रत्येक के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, फिलहाल इसको आप देख लीजिए जो किस प्रकार से आपको हम बताने वाले हैं। इसको आप प्रत्येक एक यूनिट बाय यूनिट देखिएगा, क्योंकि जब तक आप नहीं देखिएगा जब तक आपके पास नॉलेज
होने वाला नहीं है, फिर आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस छूट जाएगा, बट इसको देखने के बाद आपसे क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। चलिए अब इसमें हम आपको बता देते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल में यूनिट फर्स्ट, ठीक है। इसमें हम यूनिट फर्स्ट के बारे में आपको बता देते हैं उसमें क्या क्या है, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट में आपको हम बताएंगे कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होता है, उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न जनरेशन के बारे में भी हम बताने जा रहे हैं, फिर कंप्यूटर सिस्टम के प्रकार के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होता है, इसके बारे में बता देते हैं। तो हम बता दें यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम को मेनली 3 रूप में इसको बांट दिया गया है। पहला है इनपुट, और दूसरा है जो आउटपुट है, और तीसरा है इसमें जो आपको यहाँ से CPU, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और इसमें जो लगा हुआ रहता है, जो आपको बता दे यहाँ से, ये है जो मेमोरी यूनिट एक होता है कंट्रोल यूनिट होता है, एक अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट होता है, ठीक। 3 भागों में इसको बांट दिया गया है। मेमोरी यूनिट में 2 भाग में बांट दिया गया है। ये सारी डिटेल से हम बताएंगे आपको कि प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, कंट्रोल यूनिट किस प्रकार से काम किया जाता है, ये प्रत्येक के बारे में आपको हम बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे आप समझ जाइए कि ये यहाँ पे इनपुट लिया और सेंट्रल प्रोसेसिंग में काम हुआ, जिसको CPU कहा जाता है, कंप्यूटर के दिमाग कहा जाता है, और आउटपुट में ये जाके निकल जाएगा और हमको LCD के माध्यम से, मॉनिटर के माध्यम से या स्पीकर के माध्यम से, आउटपुट के माध्यम से हमको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम करेगा। अब इसमें हम समझ जाते हैं, इसके बाद पहले इनपुट डिवाइस के बारे में, उसके बाद समझेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो हमारे दिए हुए निर्देश को, हम जो भी निर्देश देते हैं वो कंप्यूटर के मस्तिष्क, बोले तो दिमाग में, बोले तो CPU में वो चला जाता है। और इनपुट के कई प्रकार होता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस को कई भागों में बांटा गया है। तो देखिए पहला एक ये है कीबोर्ड, ठीक है। एक कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। कीबोर्ड क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। जैसे आपको बता दें कि ये हो गया जो कीबोर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद माउस हो गया, ये हो गया जो माउस हो गया, माउस भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। फिर उसके बाद आपको बता दें यहाँ पे टच स्क्रीन, ये टच स्क्रीन हो जाएगा ये। उसके बाद फिर बता दे ये टच स्क्रीन हो गया जो एक इनपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद आपको बता दे जो डिजिटल कैमरा होता है ये भी एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद स्कैनर हो गया, ये भी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद वार कोड रीडर हो गया, ये जो वार कोड रीडर है ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो ये सभी का सभी एक इनपुट डिवाइस है जो जिसके माध्यम से किसी प्रकार के जो इन्फॉर्मेशन के कंप्यूटर में भेजता है। तो हम आपको बता दें ये सारा का सारा इनपुट डिवाइस हो गया जिसके माध्यम से किसी प्रकार के डेटा को हम कंप्यूटर के CPU में देते हैं, जिसके माध्यम से किसी भी डेटा को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद उसको आउटपुट के रूप में रिजल्ट दिया जाता है। तो हम यहाँ पे समझ गए कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, वो डिवाइस जिसके माध्यम से अंदर, आप माइंड में यही आप सेटल कर लीजिए कि जिसके माध्यम से अंदर गया, जब ये अंदर गया तो इनपुट डिवाइस हो गया। जैसे आपको हम बता दें माइक, माइक क्या हो गया? तो माइक में किसी प्रकार के बोलते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं तो माइक के माध्यम से क्या होता है? अंदर जाता है, ठीक। अगर इसमें हम हेलो बोलेंगे तो क्या होगा? माइक के माध्यम से अंदर जाएगा और स्पीकर के माध्यम से सुनाएगा, तो स्पीकर हो गया आउटपुट डिवाइस। और उसमें जो एम्पलीफायर वगैरह होता है जो एक प्रोसेसिंग डिवाइस के अंतर्गत आ गया, वो क्या करता है? प्रोसेस करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वो प्रोसेसिंग डिवाइस के अंतर्गत आ गया। बाय द वे आप कहीं पे खड़ा है, कोई आदमी आपका फोटो खींच लिया तो कैमरा के माध्यम से अंदर गया तो वो इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। तो जिसके माध्यम से अंदर गया इनपुट डिवाइस और जिसके माध्यम से अभी बाहर आएगा आउटपुट डिवाइस। तो देखो अब इसके बाद हम आपको बता देते हैं CPU के बारे में। CPU क्या होता है, ठीक है। तो CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। मुख्य कार्य प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है। इसके अलावा CPU कंप्यूटर के सभी भागों को, मेमोरी यूनिट हो गया, इनपुट यूनिट हो गया, आउटपुट हो गया, डिवाइस हो गया, सब पे क्या करता है? वो नियंत्रण भी करता है। कौन? CPU। तो आपसे ये भी पूछेगा कंप्यूटर के दिमाग किसे कहा जाता है? जिस प्रकार से हम लोगों को कंट्रोल करके कौन रखता है? हम लोगों को
दिमाग रखता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कंप्यूटर के पूरा को कंट्रोल करके कौन रखता है, सीपीयू रखता है। ठीक, तो सीपीयू को कंट्रोल करके, अब देखिए सीपीयू में भी 3 यूनिट में बांटा गया है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को भी कितने में भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला ALU और दूसरा हो गया मेमोरी और तीसरा हो गया CU। ये प्रत्येक के बारे में हम अभी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे है जो ALU और उसके बाद हो जाएगा मेमोरी और CU। वैसे तो आप समझ जाइए कि इसको हम लोग CPU कहते हैं। ठीक है, इसको CPU कहते हैं, आप नॉर्मल में इसको CPU समझ सकते हैं। अगर इसके बारे में हार्ड डिस्क पे अगर काम कीजिएगा, जैसे कि इसके बारे में हम कभी आपको बताएंगे पार्ट्स के बारे में खोल के, तो इसको हम कैबिनेट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैबिनेट। ठीक, वैसे हम अभी इसको समझेंगे CPU समझेंगे। ठीक है, ये CPU हो गया। तो इस प्रकार से ये काम करेगा। उसके बाद आ गया ALU के बारे में। ठीक है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का पूरा नाम क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, और यह यूनिट डाटा को अंक गणितज्ञ बोले तो जोड़ घटाव गुना भाग करना हो तो उस पे ये काम करता है। कौन सा, जो यहाँ पे AL यूनिट है, जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, जो क्या होता है, यहाँ इनपुट डिवाइस के माध्यम से किसी प्रकार के डेटा है जो CPU में चला जाता है। अब CPU में जाने के बाद एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और उसके बाद एक है मेमोरी यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में किसी प्रकार के काम होता है, जोड़ घटाव गुना भाग किसी प्रकार के काम होता है। कंट्रोल यूनिट उसको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है और मेमोरी यूनिट में उसको सेव कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से, और इसको आउटपुट यूनिट के माध्यम से क्या होता है, बाहर हमको रिजल्ट दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से ही काम करता है, जो CPU होता है वो काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो मेमोरी यूनिट है, तो क्या यह एक डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहित यानी स्टोर करके रखता है। हम इससे आगे आपको बताएंगे कि SSD किस प्रकार से काम करता है, हार्ड डिस्क किस प्रकार से काम करता है, रैम किस प्रकार से, प्रत्येक के बारे में हम बताएंगे। तो ये स्टोर करके रखता है। जैसे आप किसी प्रकार के वीडियो एडिट करते हैं, तो वीडियो एडिट करने के बाद उसको सेव करते हैं तो वो मेमोरी यूनिट में, बट वीडियो एडिट होता रहता है उस समय भी मेमोरी यूनिट काम करता है। ठीक है, अतः इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, इंटरनल या प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। उसका CU बता दिए, यहाँ पे CU का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट, और CU हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, और उसका दिया इनपुट आउटपुट पे क्या करता है, कंट्रोल करता है, किसके माध्यम से, तो ALU और कंट्रोल यूनिट ये सब एक दूसरे से मिलके कार्य करता है तथा निर्देशों को भेज। इसके बाद फिर से हम आपको बताते हैं आउटपुट यूनिट के बारे में कि आउटपुट यूनिट क्या होता है। तो आउटपुट यूनिट वे डिवाइस होता है जो यूजर के द्वारा दिया गया इनपुट को रिजल्ट के दिखाता हो। मतलब जो यूजर जो भी उसको इनपुट दिया उसका प्रोसेस करने के बाद जो दिखाता है उसी को आउटपुट यूनिट बोलते हैं, जिसके माध्यम से अभी हम आपको बताया है कि जैसा माइक में बोलते हैं, किसी प्रकार के वर्ड बोलते हैं, तो वो कंट्रोल यूनिट में कंट्रोल करने के बाद वो आउटपुट के माध्यम से बाहर बोलते हैं। स्पीकर के माध्यम से क्या होता है, हमको बाहर दिखाई देता है। कीबोर्ड के माध्यम से हम किसी प्रकार के लिखते हैं, ठीक है, तो लिखने के बाद क्या होता है, अगर ABCD कुछ भी लिखते हैं तो वो CPU में जाता है। CPU के में जाने के बाद वो मॉनिटर के माध्यम से क्या होता है, हमको बाहर दिखाई देता है, तो वो क्या कहलाता है, आउटपुट यूनिट कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से आप यदि प्रोजेक्टर चलाते हैं तो आप मोबाइल या लैपटॉप से उसको कनेक्ट किए हैं, उसके माध्यम से प्रोजेक्टर में जाता है, बट प्रोजेक्टर क्या करता है, उसको बाहर दिखाता है, तो वही प्रोजेक्टर क्या हो गया, आउटपुट यूनिट हो गया। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि आप मॉनिटर हो गया जो एक आउटपुट यूनिट हो गया। प्रिंटर, अगर आपका मोबाइल में फ़ोटो है और उसको बाहर निकालते हैं किसके माध्यम से, प्रिंटर के माध्यम से, तो प्रिंटर क्या हो गया, आउटपुट यूनिट हो गया। फिर इसी प्रकार से प्लॉटर हो गया, ये भी एक आउटपुट यूनिट हो गया जिसके माध्यम से बड़ा बड़ा फ्लैक्स प्रिंट सब किया जाता है। उसके बाद फिर आपको प्रोजेक्टर हो गया, ये भी आउटपुट यूनिट हो गया। साउंड स्पीकर, आप गाना सुनते हैं, आपका मोबाइल में स्पीकर के माध्यम से बाहर सुनते हैं, ये सारा का सारा आउटपुट यूनिट कहलाता है। अब कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न जनरेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, कि जनरेशन उसका किस प्रकार से काम करता है, जनरेशन क्या होता है, इसके बारे में जान जाते हैं। तो देखिए जनरेशन जो होता है किसी भी चीज़ के पीढ़ी होता है, ठीक है,
और प्रत्येक एक जनरेशन में होता है कुछ न कुछ बदलाव होता जाता है। बोले तो पहला जनरेशन में अब हम लोग जान जाते हैं कि हमारे पूर्वज थे, उसको रहने का, उन लोगों का रहने का, ठीक है, उन लोगों का खाना खाने का, उन लोगों का कपड़ा पहनने का, वो तरीका सब क्या था, अलग था। फिर हुआ जनरेशन चेंज हुआ, उसके बाद हम लोगों का अलग है, फिर आने वाला जो जनरेशन होगा उसका भी क्या है, अलग होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जनरेशन चेंज होता है, प्रत्येक एक चीज़ का जनरेशन चेंज होता है। यहाँ भी फिलहाल हम लोग जानेंगे कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में, ठीक है, पीढ़ी के बारे में। तो यहाँ पे जान जाते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पीढ़ी। सन 1946 ईस्वी में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, सबसे पहले जो आया यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब, जिसका नाम है ENIAC कंप्यूटर की शुरुआत हुआ, ने कंप्यूटर के विकास को एक आधार प्रदान किया, ठीक है, वहीं से कंप्यूटर का विकास का जो आधार प्रदान किया गया, ठीक है। और क्रमशः कंप्यूटर में कुछ न कुछ परिवर्तन होते चला गया, ठीक है, कुछ न कुछ परिवर्तन होते चला गया। इसको जनरेशन को इस प्रकार से बांटा गया है, जिसमें कि एक है फर्स्ट जनरेशन, जिसको प्रथम पीढ़ी कहते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन हो गया, ठीक है। आपको यहाँ से देखने में पता चल रहा है ये एक घर में है, जैसा कि आप देखे होइएगा अगर वीडियो में, एक जहाज का जो आगे का जो रहता है इसी प्रकार से रहता है, पूरा घिरा हुआ, ठीक है। तो इतना बड़ा हो गया CPU, इतना दूर में दिखाई देता था, तो ये क्या हो गया, एक यहाँ पे प्रथम जनरेशन, फिर उसमें चेंजिंग हुआ, फिर हुआ जिसमें द्वितीय जनरेशन, दूसरा जनरेशन, ठीक है। यह है जो सेकेंड जनरेशन के अंतर्गत आ गया, ठीक है, जिसको हम लोग सेकेंड द्वितीय जनरेशन। उसके बाद फिर आया थर्ड जनरेशन, ठीक है, यह है जो थर्ड जनरेशन है। देखिए इसमें और इसमें फ़र्क, प्रत्येक में क्या होता है, छोटा होते जा रहा है, ठीक है, छोटा होते जा रहा है। उसके बाद फिर है यहाँ पे फोर्थ जनरेशन, ठीक है, यहाँ पे फोर्थ जनरेशन, फिर उसके बाद क्या है फिफ्थ जनरेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिफ्थ जनरेशन। तो यहाँ पे जनरेशन के बारे में आप समझ जाइए कि पाँचवा जनरेशन तक, ठीक है। वैसे अभी तो ज़्यादा तक आ गया है, ठीक है, 12th जनरेशन तक, बट फिलहाल पाँचवा जनरेशन तक से ही क्वेश्चन सम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 जनरेशन तक के बारे में जानेंगे। इसके बाद देखिए जैसा कि किस प्रकार से कंप्यूटर में बदलाव होता गया। जो यहाँ पे प्रथम कंप्यूटर है फर्स्ट जनरेशन का आया, ठीक है, उससे पहले भी अबाकस आया हुआ था कंप्यूटर का, जो इसे हिंदी में हम लोग संगणक कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा कि आपको कहीं से पूछता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। उसका पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज जी को कहा जाता है, और ये कंप्यूटर का पिता, और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर का सबसे पहला नाम था जिसका नाम अबाकस रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जान जाते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के बारे में, यहाँ पे जिसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया, ये है जो आपका वैक्यूम ट्यूब है। उसके बाद फिर सेकेंड जनरेशन आया, जिसमें यहाँ पे है जो सेकेंड जनरेशन में क्या, तो यहाँ पे आपका ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन है जिसमें IC इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया। उसके बाद फोर्थ जनरेशन है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। फिर फिफ्थ जनरेशन है जिसमें क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग किया गया। तो इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से जानते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन के बारे में थोड़ा विस्तार से जान जाते हैं कि फर्स्ट जनरेशन क्या था, किस प्रकार से काम होता था। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी को फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत रखा गया। इसकी शुरुआत सन कब, तो 1946 ईस्वी में एक्ट और मुचली ने किया हुआ था, 1946 ईस्वी में, जिसका नाम क्या था, ENIAC था। पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर नामक कंप्यूटर का निर्माण किया गया। तो पूछ देगा आपका जो ENIAC कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ, तो 1946 ईस्वी में किया गया, ठीक है, हुआ था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, जैसे हम पहले आपको बता दिए कि वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। और 1904 ईस्वी में वैक्यूम ट्यूब का जबकि आविष्कार हो गया था 1904 ईस्वी में ही, जॉन अम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया हुआ था। और इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर जो ENIAC है, जो कई और कंप्यूटर का इसके माध्यम से इसके साथ साथ और कई कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, जिसमें से है जो एक है IRSEC है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है, ठीक। उसके बाद UNIVAC है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका मेन रूप से सिर्फ फुल फॉर्म वगैरह से पूछता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुल फॉर्म किस प्रकार से यहाँ पे
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुल फॉर्म किस प्रकार से काम करता है। अब यहाँ पे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के लक्षण, देखिए लक्षण प्रत्येक एक चीज़ में होता है। फिलहाल यहाँ पे हम कंप्यूटर के लक्षण के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए संग्राहक के लिए मैग्नेटिक ड्राम का उपयोग करना, बहुत सारे एयर कंडीशनर का उपयोग, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हीट होने लगता था। कंप्यूटर के पीढ़ी के लक्षण के बारे में, जैसा कि ये है संग्राहक के लिए, इसके लिए मैग्नेटिक ड्राम का उपयोग किया जाता था, बहुत सारे इसमें एयर कंडीशनर का उपयोग किया जाता था, मशीन तथा असेंबली भाषाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता था। कंप्यूटर, उसके बाद फिर द्वितीय जो कंप्यूटर का पीढ़ी है जिसके बारे में जान जाते हैं। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बाद 1956 ईस्वी में द्वितीय पीढ़ी आया और 1964 तक चला। ठीक है, 1946 से लेके 56 तक प्रथम और जिसको एनए कहते हैं, फिर उसके बाद द्वितीय आया। ठीक है, और द्वितीय आया जिसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर, पहला में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया और दूसरा में, जैसे इससे पहले में आपको हम ग्राफ के माध्यम से बताया है, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। विलियम शॉकले, ठीक है, ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 ईस्वी में। आपसे पूछ देगा कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ, तो याद रखिए हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था 1947 ईस्वी में। ठीक है, तो 1947 ईस्वी में ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार किया गया। फिर उसके बाद हम लोग जान जाते हैं द्वितीय पीढ़ी के बारे में। तो ये अपेक्षा छोटा एवं ऊर्जा कम खपत, ये किसके अपेक्षा, तो प्रथम जो पीढ़ी के कंप्यूटर था उसके अपेक्षा ये छोटा होता था, ऊर्जा भी कम खाता था और गर्म भी कम होता था, जिसके कारण ऊर्जा प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीला होता था। कोबल और फोर्टेन जैसे उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग होने लगा। यहाँ पे संग्रहण डिवाइस, प्रिंटर एवं ऑप्टिकल सिस्टम आदि का प्रयोग होने लगा। उसके बाद फिर आया कंप्यूटर के तृतीय पीढ़ी। तो तृतीय पीढ़ी के बारे में जान जाते हैं। तो कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी की शुरुआत सन 1964 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1964 में हुआ। इस पीढ़ी की कंप्यूटर में आईसी, जो कंप्यूटर को बूस्ट कर दिया, बोले तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलने लगा, आईसी प्रदान किया। आईसी अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका पूरा नाम होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जो किया गया टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी ने एक अभियंता जैक क्लिप ने किया था। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में ICL, इसका मॉडल है 2903 और ICL 1900 का प्रमुख थे। ठीक है, इसी को लगाकर चलाएगा, प्रत्येक एक आईसी का भी अलग अलग। इसके बाद हम लोग जान जाते हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य लक्षण के बारे में। तो एकीकृत सर्किट, बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा। प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा आकार में एवं वजन में बहुत कम जो भारी होने लगा। उसके बाद अधिक विश्वसनीय होने लगा, बोले तो इस पर हम काम करेंगे तो रहेगा ही, इस प्रकार से। उससे पहले वाला पे विश्वास नहीं था। उसके बाद पोर्टेबल होने लगा, एक जगह से दूसरी जगह हम ले जाने लगे आसान से। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा होने लगा, इसमें बृहद काम होने लगा, जैसे हम लोग अभी लैपटॉप कंप्यूटर हम चलाते हैं वो हो गया। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी जो 1971 में आया और 85 तक। वैसे ये सब अभी भी चल रहा है, लेकिन उस दौर में उस पर काम होता था, दूसरा नहीं सोचा जाता था। ठीक है, और जैसे अभी 5G का ज़माना है तो अभी 4G भी चल रहा है, बस ज़माना किसका है, 5G का। तो उस प्रकार से 4G पे उतना ध्यान नहीं है। ठीक है, तो उस प्रकार से जैसे कंपनी भी है, कंपनियाँ 4G पे ध्यान नहीं देता है, 5G पे देता है। उसी प्रकार से चल तो अभी भी रहा है ये जनरेशन सम, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, बट उस पर कंपनी अब उतना ध्यान नहीं देता है। अब इसके बाद चतुर्थ पीढ़ी के बारे में हम जान जाते हैं। तो यह कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की शुरुआत सन 1971 ईस्वी में से लेकर 1985 तक हुआ था। ठीक है, और ये चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की श्रेणी में रखा गया। इस पीढ़ी में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट और अधिक विश्वसनीय हुआ, जिससे विशाल एकीकृत सर्किट, बोले तो लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, LIC का फुल फॉर्म हो गया लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। एक इंटीग्रेटेड सर्किट में लगभग कितना ट्रांजिस्टर होता था, तो लगभग आपको बता दें 3 लाख ट्रांजिस्टर। इतना बारीकी से काम करने लगा कि एक आईसी में 3 लाख ट्रांजिस्टर के काम करता था। समझ सकते हैं कितना बूस्ट हो गया होगा। इस आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में
आ गई। ठीक है, पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगाना पड़ता था स्पीड करने के लिए, और लगाना है और स्पीड कीजिए, और लगाना है और स्पीड कीजिए। बट ऐसा नहीं, अब एक ही ट्रांजिस्टर यहाँ पे है जो ट्रांजिस्टर को, मतलब जितना ट्रांजिस्टर है उसको हटा के और एक ही आईसी लगा देंगे, उसी में हाई लेवल का है, जैसे अभी आप देखते रहते हैं। और इसका उपयोग कंप्यूटर को माइक्रो बनाने में, छोटा छोटा बनाने में भी काम, क्योंकि आप एक जो घर में अटने वाला सामान था वो एक इतना में बना दिया। ठीक है, तो कैसे नहीं छोटा छोटा। इस पीढ़ी का कंप्यूटर का लक्षण क्या है भाई, तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर है तो अति विश्वसनीय होने लगा। ठीक है, वेरी से वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड तकनीक का उपयोग होने लगा, आकार में बहुत ही छोटा होने लगा। ठीक है, साधारण आदमी को कार्य क्षमता, आप देखिए कोई भी आदमी इसको चलाने लगा, जैसे आप अभी लैपटॉप वगैरह चलाते हैं तो हर एक आदमी चलाने लगता है। ठीक, तो यहाँ से होने लगा। इसके बाद है अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय एवं अद्भुत गतिमान हो गया। उसका अधिक मेमोरी क्षमता, जैसे पहले वाला था उसमें मेमोरी भी बहुत कम होता था, आप वीडियो फिल्म भी नहीं रख सकते थे। उसके बाद धीरे धीरे बदलाव होते रहा। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी, ठीक है, उसके बाद आया 1985 में। ठीक है, और अब तक 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत आया है, बट उसके बाद भी जनरेशन यहाँ पे चेंज हुआ है, बट इसको हम यहीं तक लेके चलते हैं। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की शुरुआत 1985 ईस्वी में हुआ। 1985 से अब तक की 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत आता है। ठीक है, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में वर्तमान के शक्तिशाली एवं उच्च तकनीक वाले कंप्यूटर से लेकर भविष्य में आने वाले जितना भी जो कंप्यूटर है सभी को उसको रखा गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कंप्यूटर वैज्ञानिक कृत्रिम जो होता है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई कहते हैं को समाहित करने के लिए प्रयास किया गया। आज के कंप्यूटर इतने जो उन्नत है कि वे हर विशिष्ट क्षेत्र को, बोले तो प्रत्येक एक काम को, इंजीनियरिंग से लेके डॉक्टर हो गया, भवन निर्माण, अंतरिक्ष में जाना हो, प्रत्येक एक काम को कर देता है। तो यहाँ पे 5वीं पीढ़ी के बारे में आप जाने हैं। इसके बाद 5वीं पीढ़ी के भी लक्षण के बारे में जान जाते हैं, जैसा कि आपको अगर बैग में ले जाना है बैग में ले जा सकते हैं, पैकेट में ले जाना है पैकेट में ले जा सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पे 5वीं पीढ़ी में आ गया। ठीक है, जैसे लैपटॉप हो गया, उसके बाद पाम टॉप हो गया, इत्यादि हो गया। ठीक है, हम सभी के बारे में आगे बताएंगे। उसके बाद इंटरनेट से कनेक्शन हो गया। और इंटरनेट क्या है, तो यह एक कंप्यूटर को एक अंतर्राष्ट्रीय जाल में जोड़ देता है, बोले तो जिसके अंतर्गत दुनिया भर के कंप्यूटर के नेटवर्क एक दूसरे से जुट जाता है और हम घर बैठे अपने स्वास्थ्य के बारे में हो गया, चिकित्सा से दिखाना हो या फिर किसी प्रकार के संस्कृति का मनोरंजन करना हो, सभी काम हम लोग करते हैं किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। आप याद कीजिए कि यदि आपका मोबाइल में एक दिन अगर रिचार्ज नहीं है या डाटा ख़त्म है तो फिर क्या करते हैं, आपका मोबाइल यूं ही रह जाता है। बाय द वे, यदि आप जो इंटरनेट ब्राउज़र पे जाते हैं उस पर एक डायनासोर वाला आने लगता है, वो गेम खेलने लगते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीमीडिया, समझ जाते हैं मल्टीमीडिया क्या है। तो आप जितना भी वीडियो रखते हैं, फ़ोटो रखते हैं, गाना रखते हैं, टेक्स्ट से संबंधित डॉक्यूमेंट, ये सारे के सारे मल्टीमीडिया के अंतर्गत आ गया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ये जो यूनिट सीरीज जो चल रहा है, आप किसी भी जॉब के जो तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा। ठीक है, कमेंट का रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो कैसा लगा और ये सीरीज ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।